हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज के एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है नवंबर 20 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आराम से डिस्कशन करने वाले हैं नवंबर 20 के पेपर की। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं, ये डिस्कशन सीरीज़ मुझे एक दो बच्चों ने बोला था तो मैंने स्टार्ट किया है। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पेपर्स की डिस्कशन करूं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, और उससे मुझे आइडिया लगेगा कि दैट ऑल ऑफ़ यू वांट दिस और नॉट। सो उसके हिसाब से मैं आगे प्रोसीड करूंगा। तो फ़िलहाल मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब टू इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब येट माय चैनल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन। और हम बिल्कुल तमीज़ से सीखेंगे कि पेपर में अगर हम बैठे होते तो किस प्रकार से क्वेश्चंस करते। ठीक है, और तो उसी हिसाब से हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस रीड करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाला। तो वरना मैं क्या करता, पहले सबके क्वेश्चंस पढ़ता और अंदाज़ा लगाता कि कौन सा ऐसा है जिसमें मुझे सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाली केस स्टडी ऑब्वियसली मैं छोड़ देता। तो लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई मेरे पास चॉइस नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं सारी ही केस स्टडीज़ करूँगा। इसीलिए मैं फ़र्स्ट के साथ ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्टली उसी हिसाब से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे हम पेपर में करते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एग्ज़ाम्स में भी सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करना है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली होंगे, तो ऑब्वियसली उस केस में हमें बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और या फिर बुक खोलनी भी पड़ेगी तो कंफर्म करने के लिए खोलना पड़ेगा। पूरी केस स्टडी इतनी बड़ी रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से और सबसे पहले क्वेश्चन से, और देखते हैं कि कितने हम डायरेक्टली सॉल्व करवाते हैं, और जितने नहीं कर पाएंगे उसके लिए हम ऑब्वियसली जाके केस स्टडी रीड भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का 1.1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। ओके, प्रोहिबिशन टू होल्ड बेनामी प्रॉपर्टी। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। तीसरा, प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी। या फोर्थ, प्रोहिबिशन ऑन री ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय बेनामीदार। तो मुझे तो ये पढ़ के ही समझ आ गया, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, प्रोहिबिशन ऑन री ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय बेनामीदार, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो नल एंड वॉइड माना जाता है। तो ऑब्वियसली इसमें आपका सिर्फ यही पूछा गया कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है एज पर पीबीटी एक्ट। तो ये तो आपका सेक्शन जो आपका प्रिवेल करता है, आपका बेनामी प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन का वही लिखा हुआ है, सेक्शन का नाम ही लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो नाम कह लो या नॉर्मली उसके अंदर की बात कह लो, कुछ भी कह लो, तो यही पॉइंट है जो हमारा डायरेक्टली वहाँ पर मिल जाता है। तो उसके हिसाब से आपका आंसर डी हो जाएगा। इसके लिए हमें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, और यहाँ पर हमें 2 मार्क्स भी इजीली मिल जाते। चलो भाई आगे बढ़ते हैं 1.2 पे। एज पर द प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, द एप्लेट ट्रिब्यूनल और द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपेरेंट ऑन फेस ऑफ द रिकॉर्ड अमेंड एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 26 एंड सेक्शन 46 रिस्पेक्टिवली विद इन अ पीरियड ऑफ। कितने दिनों के अंदर अंदर वो अपने ऑर्डर को अमेंड कर सकते हैं। अगर कोई गलती होगी, फेस पे मिस्टेक होगी, तो अगर आप इसको बुक खोलोगे तो डायरेक्टली आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर वॉज पास्ड आप ठीक कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए भी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली इसका आंसर बुक से मिल जाएगा ऑब्वियसली। अब देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे आप पेपर को सॉल्व करोगे। ऑब्वियसली बात है, देखो अभी इस क्वेश्चन के लिए आपको पूरा केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्टली उसी टाइम बुक खोलना था। आपके पास इंडेक्स है, इंडेक्स में मैंने साफ साफ लिखा हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, और आप उस पेज नंबर पे जाओगे और डायरेक्टली इसका सॉल्व कर दोगे और ये करेक्ट मतलब टिक कर दोगे, और 2 मार्क्स यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। दैट्स इट। और ऐसे ही जब मैंने अभी आपके सामने किया तो इसी तरीके से मैंने भी किया। इंडेक्स मेरे सामने था, इंडेक्स देखा, बुक में पेज खोला, और यहाँ पर सीधा सीधा 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर वॉज पास्ड, यहाँ पर आंसर मार्क किया। आगे बढ़ते हैं 1.3। Where a builder is planning to develop a particular project in different phases spread over couple of years, then he is required to obtain register under the Real Estate Regulation and Development Act 2016 only once for the entire project indicating all the phases for each phase separately। ये तो कितनी बार मैंने जब आपको रेरा के क्वेश्चंस करवाए वहाँ पर बोला था, तो इसका आंसर भी है। इसके लिए भी हमें केस स्टडी पढ़ने की जरूरत थी, तो यहाँ पर भी हमारे 2 मार्क्स पक्के हो जाते हैं ऐसे ही। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स का पेपर आपने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, विद इन 5 मिनट्स आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ प्रमोटर शेल नॉट एक्सेप्ट अ सम ऑफ मोर देन कितना परसेंट, 10%। तो इस ऑब्वियसली बात है, ये वाला आंसर तो इसके अंदर है ही नहीं, यही आइडिया लग गया। ठीक है, 10% से ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता, तो ये दोनों तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज, तो यहाँ पर तो आपका 10% आएगा। ठीक है, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग एज द केस में बी एज एन एडवांस पेमेंट और एन एप्लीकेशन फीस फ्रॉम अ person without entering into a dash
अंडर द प्रोविजंस ऑफ रियल एस्टेट, तो इसका आपको जब 10% ऑफ द एडवांस पेमेंट ले सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट ड्यूली रजिस्टर्ड, वो एग्रीमेंट ड्यूली रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न एग्रीमेंट फॉर सेल, नहीं वो एग्रीमेंट सेल के लिए होना चाहिए, लेकिन वो रजिस्टर्ड भी तो होना चाहिए। तो पूरी लाइन कंप्लीट लाइन सेक्शन में ये लिखी हुई है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। इस बताओ मतलब आपने 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स का पेपर तो ऐसे सॉल्व कर दिया बिना बुक खोले, तो 8 मार्क्स तो ऐसे ही पक्के हैं। और यहाँ पर तो आपका मार्क्स भी नहीं कटेंगे क्योंकि ये तो MCQs हैं, डायरेक्टली आपको आंसर पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 1.5 पे देखते हैं क्या है। Where the real estate agent contravenes the provision of section number 9 और section number 10 of the real estate, बताओ यहाँ पर तो सीधा सीधा पेनल्टी पूछी है, वहीं जाएंगे हम। Real Estate Regulation and Development Act 2016, he shall be liable to penalty as determined by the authority of, ठीक है, कितनी पेनल्टी उसके ऊपर लगेगी। तो अगर आप जाते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ 10,000 फॉर एवरी डे विच वेयर द डिफॉल्ट कंटिन्यूज अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट अपार्टमेंट और बिल्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर विच सेल्स हैज बीन फैसिलिटेटेड। मतलब इसके डायरेक्टली आप पेनल्टी प्रोविजंस में जाओगे और देख लोगे सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 को अगर पूरा नहीं किया रियल एस्टेट एजेंट ने, तो रियल एस्टेट एजेंट की पेनल्टीज, ऑब्वियसली मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पर भी जो मैंने रिवीजन वीडियो डाली है वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि कौन सी पेनल्टीज रियल एस्टेट एजेंट की है, कौन सी उसके लिए है, तो उसके थ्रू भी आपको आइडिया लग जाएगा। और आपके पास बुक है तो उसमें इंडेक्स में भी अवेलेबल है कि रियल एस्टेट एजेंट की कौन सी पेनल्टीज है, तो डायरेक्टली आप पेज खोलोगे और डायरेक्टली वहाँ से आंसर मार्क करोगे और इसके लिए आपका सी ऑप्शन इसका मार्क हो जाएगा। तो आप ये देखो 10 मार्क्स का पेपर हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, 5 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाएगा और बिना क्वेश्चन पढ़े। मतलब यहाँ पर हमें केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी अब तक। ठीक है, और 10 मार्क्स का पेपर हो चुका है। आगे चलते हैं डिस्क्रिप्टिव पे 1.6। इन द लाइट ऑफ गिवन केस स्टडी स्टेट द क्वांटम ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड हूसोएवर एंटर्स इनटू अ बेनामी ट्रांजैक्शन ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट। बताओ इसके लिए भी पढ़ने की जरूरत है कि पेनल्टी पूछी गई है। तो सेक्शन नंबर 3 अगर आप पढ़ते हो पेज नंबर 6.16 पे, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कितनी पेनल्टी है। मिनिमम 1 ईयर की पेनल्टी है, मैक्सिमम 7 ईयर्स की पेनल्टी है, और साथ में एंड 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू की पेनल्टी है। दैट्स इट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी की पेनल्टी है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ लिखना ही नहीं है। 3 नंबर पूरे के पूरे, पूरा सेक्शन उठा के चेप देना है यहाँ पर। वो छोटा सा पैराग्राफ जो लिखा हुआ है 1 ईयर टू 7 ईयर तक वाला। चलो भाई आगे देखते हैं। स्टेट द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। बताओ अब यहाँ पर क्वालिफिकेशंस पूछी हैं डायरेक्टली सेक्शन नंबर 9 ऑफ PBTA एक्ट, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 का आप सेक्शन नंबर 9 पूरा का पूरा उठा के यहाँ पर चेपना है और आपके 2 मार्क्स पूरे। तो मतलब बिना केस स्टडी रीड करे हमने 15 मार्क्स का पेपर पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 1.8 क्या कहता है। In the light of the given case study, decide stating the provisions of the Real Estate Act 2016 whether Messrs Sun Energy Limited can initiate legal proceedings against the developer Messrs JV Reality Limited under the said act, or the contention of the developer that said act is not applicable to the project is correct। तो अगर अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केस स्टडी को रीड करना पड़ेगा। मतलब ये वाला क्वेश्चन के लिए, ये 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, केस स्टडी रीड करना पड़ेगा 1.8 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे इसके अंदर प्रोविजन कौन से अप्लाई होंगे ये आपको आइडिया लग चुका है कि उसने ये पूछा है कि उसके वो ये बोल रहा है, डेवलपर ये बोल रहा है, मतलब जो हमारा बिल्डर होगा वो ये बोल रहा है कि हमारे ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं करता। तो सेक्शन नंबर 3 जो है रेरा का, वो इसी के बारे में तो बात करता है कि किसके ऊपर अप्लाई करेगा और किसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। तो किसके ऊपर अप्लाई करता था, याद करने की कोशिश करो, जिसका प्रोजेक्ट हमारा चल रहा होता था, जिसका प्रोजेक्ट चल रहा होता था जब ये एक्ट आया था और उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिला होता था। लेकिन एक्सेप्शंस भी थी सेक्शन नंबर 3 में, और एक्सेप्शंस क्या थी सेक्शन नंबर 3 में कि 500 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए, 8 फेजेस से कम होना चाहिए, और उसके अलावा और या फिर जो नॉर्मल ठीक ठाक हो रहा हो, कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन ना हो के रिपेयर्स मेंटेनेंस हो रहा हो जिसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह इन्वॉल्व ना हो, तो उनको जो है वो लेने की जरूरत नहीं थी रजिस्ट्रेशन। तो अपन को यही देखना पड़ेगा केस स्टडी में कि क्या यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे इसका जवाब दे देंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.9 पे देखते हैं क्या है। फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ रियल एस्टेट एक्ट 2016 यू आर ऑफ द व्यू दैट द एक्ट इज एप्लीकेबल टू द डेवलपर, देन डिसाइड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट कैन द कंपनी सीक रिफंड ऑफ द एंटायर अमाउंट पेड टू द डेवलपर टिल डेट along with interest, okay, whether apart from principal and interest can the company also seek certain compensation from the developer। तो भाई यहाँ पर भी हमें क्या, यहाँ पर तो सेक्शन नंबर 18 की बात मेरे को लग रही है, राइट्स ऑफ द अलॉटीज के बारे में बात हो रही है 18 और 19 की, कि क्या कंपनसेशन वगैरह ले सकता है या नहीं ले सकता। तो इसके लिए भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए भी केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब मिला जुला के ये 5 नंबर का और ये 5 नंबर का, इन 2 क्वेश्चन की वजह से हमें केस स्टडी रीड करनी पड़ेगी, वरना पूरा का पूरा पेपर जो है, मतलब पूरा का पूरा पेपर कह रहा हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा होता है वो पूरा का पूरा हम सॉल्व कर सकते थे बिना रीड करे। और इतना इजी था, कौन से चैप्टर से था आपको पता भी चल गया होगा किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछता है। एक तो रेरा से पूछा था और ऊपर हमने देखा PBTA से पूछा।
ठीक है, इन दोनों एक्ट्स को कवर किया गया है आईसीए के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं केस स्टडी पढ़ने के लिए अब आगे। हाँ जी, तो भाई मैंने इसमें ऑलरेडी, जैसे कि हम केस स्टडी पढ़ने आए थे ऊपर, तो इसमें पार्ट ए जो है वो पूरा का पूरा पीबीटीए से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो इसको रीड करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा आपका, और क्योंकि उसके सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बिना केस स्टडी पढ़े ही हमने जवाब दे दिए हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली पार्ट बी पे आते हैं और पार्ट बी में रेरा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसको रीड कर लेते हैं और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का जवाब दे देते हैं। कहता है, फर्दर to the above case scenario, Messrs Sun Energy Limited had in the month of January 2014 pre-booked a commercial office unit of approximately 1200 square feet with Messrs JV Realty Limited, a leading developer in the area in the Escort Greater Noida project developed in phases, launched by then by paying an amount of 25 lakhs as booking amount out of rupees 1 crore, the total cost of the flat, but no builder buyer agreement was entered into between the parties except that an allotment letter was issued by the developer mentioning the unit details. This project has been developed over an area of 15,000 square meters, मतलब जो सेक्शन नंबर 3 में हमारी लिमिट है उससे तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड हैविंग द ओवर 100 यूनिट्स, तो मतलब 100 यूनिट्स हैं, ऑब्वियसली 8 से तो बहुत ज़्यादा है। एंड द कंपनी हैड पेड टिल अप्रैल 2017 ऑलमोस्ट 90% of the entire cost of the project or the property based upon the percentage of completion of the stage progress of the stage of construction, but the developer has failed to provide neither possession and nor had completed the project and was also not responding to the complaints on one pretext or the other. भाई रोज की कहानी वाली बात। द लीगल काउंसिल्स ऑफ मैसर्स सन एनर्जी लिमिटेड इन द मंथ ऑफ May 2017 इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अबाउट द रियल एस्टेट रेगुलेशन, जो हमारा एक्ट आया रेरा 2016 उसके बारे में इन्फॉर्म किया उन्होंने। और यहाँ पर पूरा यहाँ तक उन्होंने सिर्फ डिटेल्स बताई कि रेरा कब कब आया, क्या क्या अमेंडमेंट्स आई रेरा में आने के बाद, तो वो सारी बात। और उसके बाद मेन पॉइंट यहाँ से है, द एक्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू ऑब्लिगेशंस ऑन रियल एस्टेट developers and in cases of default prescribe penal liabilities, and the company can contemplate bringing a legal suit against the developers under the RERA. The developer on the other hand is of the view that the RERA is not applicable to this project as the same was launched and construction commenced much before the RERA came into force. ठीक है, तो भाई डेवलपर को तो ऐसा लग रहा है कि रेरा के आने के बाद जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं उस पर ही रेरा एप्लीकेबल है। तो आपको डेवलपर को सेक्शन नंबर 3 दिखाना होगा आंखें खोल खोल के और बताना होगा कि बेटा ले आंख खोल और इसको पढ़। सेक्शन नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि अगर तू लिमिट से ज़्यादा वाली बिल्डिंग बना रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उस केस में एक्सेप्शन में अगर तू फॉल नहीं करता है तो उस केस में तुझे अगर, और दूसरी बात, अगर तुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है अब तक, जब तक ये रेरा एक्ट आया है, तो तेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो इस केस में सेक्शन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1.8 है वो ये कहता है, इन द लाइट इन द गिवन केस स्टडी, in the light of the given case study, decide stating the provisions of Real Estate Act 2016 whether Messrs Sun Energy Limited can initiate legal proceedings against the developer of Messrs JV Realty Limited under the said act of the or the contention of the developer that the said act is not applicable to the project is correct। बिल्कुल जी भाई इनकरेक्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि 15,000 स्क्वायर मीटर्स है, तो सेक्शन नंबर 3 जो था हमारा, सेक्शन नंबर 3 में तो हमारा 500 स्क्वायर मीटर्स ही है और वहाँ पर 8 अपार्टमेंट्स ही हैं, तो ये तो उससे ज़्यादा है। और यहाँ पर जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है जब ये रेरा एक्ट आया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको सेक्शन नंबर 3 पूरा का पूरा चेपना है पेपर में और उसके बाद कंक्लूजन में लिख देना है कि नहीं जो उसने बोला गलत है, और हम जो है एज अ कंपनी मैसर्स सन एनर्जी लिमिटेड जो है उसके ऊपर केस कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9 कहता है, फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द रियल एस्टेट एक्ट 2016 यू आर ऑफ द व्यू दैट द एक्ट इज एप्लीकेबल इन द डेवलपर देन डिसाइड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट कैन द कंपनी सीक रिफंड ऑफ द एंटायर अमाउंट पेड टू द डेवलपर टिल डेट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, वेदर उसके बाद वेदर अपार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल इंटरेस्ट कैन द कंपनी ऑल्सो सीक सर्टेन कंपनसेशन। तो सेक्शन नंबर 18 यहाँ पर आपको लिखना है रेरा एक्ट का, जिसमें आपको बताना है रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कॉम्पनसेशन के बारे में कि भाई कितना कैसे कॉम्पनसेशन ले सकता है, कैसे इंटरेस्ट ले सकता है, उसके बारे में पूरा का पूरा आपको चेपना है। और सेक्शन नंबर 19 में आपको राइट्स के बारे में भी लिख देना है, राइट्स ऑफ द अलॉटी, कि भाई हमारा राइट्स होता है, हम कॉम्पनसेशन ले सकते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो एज इट इज आप इसका भी जवाब लिख सकते थे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें आपको मैं बताऊं ना करके भी मैक्सिमम 90% 95% से ऊपर मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपके अटेम्प्ट में क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न फॉलो होता है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के भी कुछ पार्ट्स को डायरेक्टली। पहले उसी वैसे ही चलते हैं, हमारा वही तरीका रहेगा पढ़ने का। सबसे पहले एमसीक्यूज पे आते हैं। तो 2.1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेमिटेंस विल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अंडर फेमा। किसमें आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल चाहिए, मतलब शेड्यूल 2 के बारे में बात करना चाह रहा है। तो कहता है पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विस, ये तो प्रोहिबिटेड होता है। ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड विद अ बैंक, ठीक है, देखते हैं यहाँ ऐसा कुछ तो शेड्यूल 2 में मेंशन नहीं था, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड बाय अ पर्सन अदर देन इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल बॉडीज इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज $90,000, नहीं $1,00,000 था वहाँ पर अमाउंट, ठीक है। उसके बाद रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय पीएसयू, यस ये शेड्यूल 2 में फॉल करता है, क्योंकि जो हमारा जो वेसल चार्टर आया है उसका जो रेमिटेंस, उसका जो फ्रेट पे किया जाता है पीएसयू के द्वारा, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होती है। तो यहाँ पर ये शेड्यूल 2 में फॉल करता है। तो इसका भी जवाब आप बिना केस स्टडी पढ़े दे सकते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। 2.2 क्या कहता है, कहता है एज अ पर्सन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पामला दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पर्सन ऑन हुज बिहाफ अ ट्रांजैक्शन इज बीइंग कंडक्टेड। बताओ अब इसके जिसके बिहाफ पे आप ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर रहे हो उस पर्सन को क्या बोला जाता है। अब बताओ इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है। जिसके बिहाफ पे क्लाइंट काम करता है उसको क्या बोला जाता है, बेनिफिशियल ओनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अंडर पामला 2002 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वाले सेक्शन पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, कितने चेयरपर्सन होने चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए। सेम आपके पास इंडेक्स होगा, वहाँ से आप फटाफट से जा सकते हैं। और वहाँ सिंपली जैसे ही आप पहुँचेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा 3 पर्सन होने चाहिए इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, मतलब चेयरमैन, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मतलब 3 सवाल तो इसमें ऐसे ही थे जो आपने बिना केस स्टडी पढ़े दे दिए। आगे बढ़ते हैं 2.4 पे क्या लिखा हुआ है। तो 2.4 पे लिखा हुआ है मेरे भाई, अमंग अदर थिंग्स व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिफोर द स्पेशल कोर्ट अंडर प्रोविजंस ऑफ। बताओ अब ये क्वालिफिकेशन पूछ रहा है किसका, मामला के तहत जो हमारे अपॉइंट होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आप स्पेशल कोर्ट वाले प्रोविजन में जाओगे, वहाँ पर सिंपल सी लाइन लिखी हुई है और वहाँ से आप उठा के लिख दोगे। ऑब्वियसली आपके पास इंडेक्स अवेलेबल होगा, इसके लिए भी आपको केस स्टडी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो फटाफट से अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पर मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस बोला हुआ है एडवोकेट को जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनता है, ठीक है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तो 4 सवाल तो 8 नंबर तो यहाँ पर पूरे हो गए, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको ऊपर भी दिखाए थे कि सारे एमसीक्यूज हमने बिना केस स्टडी पढ़े ही सॉल्व कर लिए थे। देखते हैं क्या पता ये भी सॉल्व हो जाए। अंडर पामला 2002 प्रॉपर्टी कैन बी प्रोविजनली अटैच। बताओ ये भी पूरा सॉल्व हो गया। तो पूरे 10 मार्क्स का आपका एज इट इज बिना केस स्टडी पढ़े सॉल्व हो गया। बताओ इसका जवाब बताओ फटाफट से क्या हो सकता है, जल्दी सोचो कितने दिन हमारा प्रोविजनली अटैच कर सकता है। 180 डेज, ऑब्वियसली 180 डेज हमने तो इसको बहुत ही अच्छे से खत्म कर रखा है। तो 180 डेज हमारा रह सकता है। प्रोविजनली अटैच कौन करता है, आप सबको पता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है। कितने दिन के लिए करता है, 180 डेज के लिए करता है। दैट्स इट। हमारे 10 नंबर का पूरा बिना केस स्टडी पे गए हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। बताओ 10 मार्क्स तो आपके यहाँ पर पक्के ही थे, ऊपर भी मैंने आपको 10 मार्क्स दिए थे, 20 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2.6 आंसर द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ द फेमा। फेमा के प्रोविजंस के हिसाब से जवाब मांगा है। लेट्स सी इसके जवाब क्या है, ठीक है। इसके जवाब क्या हमारे क्या इसके जवाब मांगे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग इन लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फेमा। सबसे पहला क्या कहता है, एडवाइस मिस्टर कमल, मतलब मिस्टर कमल कोई यहाँ पर कोई बंदा होगा, ठीक है। मिस्टर कमल के बारे में कुछ एडवाइस मांगने की कोशिश करी जा रही है, देखते हैं। एडवाइस मिस्टर कमल वेदर ही कैन इन्वेस्ट इन मेसर्स, ये तो डायरेक्टली 2.6, ठीक है 2.5 के बाद 2.6, ओके ठीक है। एडवाइस मिस्टर कमल वेदर ही कैन इन्वेस्ट इन मेसर्स पी होम्स लिमिटेड एंगेज इन द बिल्डिंग बिजनेस ऑफ बिल्डिंग लो बजट होम्स, ठीक है भाई। क्या कहता है उसके बाद, दूसरा ही कैन बाय एग्रीकल्चर फार्म इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा ही कैन मेक पेमेंट थ्रू फॉरेन करेंसी नोट्स और नॉट। तो सबसे पहले तो हमें मिस्टर कमल के बारे में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पर्टिकुलरली वहाँ जाना पड़ेगा और रीड करना पड़ेगा कि भाई ये प्रोविजंस हैं, बात किसके बारे में कर रहे हैं, मतलब मिस्टर कमल है कौन, उनका पर्सन रेसिडेंट इंडिया है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, उसके बाद इसका जवाब दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अभी हम रोकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या था भाई, अच्छा ये आईसीआई ने पेज नंबर 12 पहले चिपका दिया इसमें। चलो पेज यहाँ पर आते हैं, 2.7 पे देखते हैं। For investing activities in India by Mr. Kamal, he approached you on 1st May 2018 with the notice dated 27th January 2018 received by him from the Office of Enforcement Directorate on 31st January 2018 directing him to pay penalty. Kindly advise Mr. Kamal on timeliness to pay the penalty and powers of the officer to recover the same. तो भाई अगर पामला के तहत अगर आपको पता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से आपको आइडिया लग गया होगा, और वैसे भी पामला के बारे में जब हमने एमसीक्यूज करे तो थोड़ा आइडिया लग गया, तो आप दिमाग को वहाँ लेके जा सकते हो कि हाँ
क्योंकि एमसीक्यूज़ में पामला थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम और भी कोई चैप्टर हो सकता है, लेकिन दिमाग पेपर में किस तरीके से दौड़ाना है, मैं भी पहली बार आपके साथ ये सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा दिमाग किस तरफ जा रहा है, पामला की तरफ जा रहा है। तो पामला के तहत मैं ये सोचने की कोशिश करना स्टार्ट कर दूंगा कि पामला में पैसे कितने दिन के अंदर चुकाने होते थे, और उसके हिसाब से हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कौन सा सेक्शन था वो मैं अपने फटाफट से इंडेक्स में भी देख लूंगा। तो सेक्शन नंबर 69 मुझे दिख जाएगा कि सेक्शन नंबर 69 हमारा पामला में है, जहां पर रिकवरी की बात होती है, जो एज इनकम टैक्स के तहत रिकवरी करी जाती है। इनकम टैक्स में जैसे रिकवरी करी जाती है वैसी रिकवरी ऑफिसर हमारी पामला के तहत भी पामला में भी करता है, अगर हम पैसे सही टाइम पे नहीं चुकाते हैं तो, ठीक है। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये फेमा वाला है या फिर पामला वाला है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या है। 2.8 पे आते हैं। 2.8 में कहता है ऑन सस्पिशन ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फेमा बाय TZB बैंक लिमिटेड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड सेंट अ नोटिस टू द बैंक सीकिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन द ट्रांजेक्शंस कैरिड आउट बाय मिस्टर श्याम। हाउएवर लॉयर ऑफ TZB बैंक लिमिटेड हैज सजेस्टेड नॉट टू प्रोवाइड एनी रिस्पॉन्स टू सच नोटिस सिंस सच नोटिस इज जनरली इशूड टू एवरी बैंक एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड रूटीन इन नेचर। एक्सप्लेन द पावर्स। अब यार इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से प्रोविजंस पूछे गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रहा हूँ, जो हमारे ऑथराइज डीलर्स होते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, तो वो इन्फॉर्मेशन तो मांग सकता है। आरबीआई जो है इन्फॉर्मेशन मांग सकता है किससे, ऑथराइज डीलर से, और ऑथराइज डीलर्स बैंक जो होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। अगर नहीं प्रोवाइड करते तो सेक्शन नंबर 11 के प्रोविजंस और सेक्शन नंबर 12 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं फेमा के। तो एज इट इज आपको 11 और 12 यहाँ पर चेप देना है, और उनकी पेनल्टीज बता देनी है कि 10,000 की पेनल्टी लग जाएगी ऑथराइज डीलर पे, और 2,000 रुपीज़ की पेनल्टी रोज की लगेगी जब तक वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। और आप आरबीआई की पावर्स भी बता सकते हैं कि वो उनके प्रीमाइसेस में आके फिर खुद से चेक कर सकता है और सर्टिफिकेट वगैरह भी कैंसिल कर सकता है। तो 2.8 का आंसर आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं। सेक्शन नंबर 11 एंड सेक्शन नंबर 12 ऑफ फेमा 1999 यहाँ पर इजीली आप आंसर दे सकते थे, ठीक है। 2.9 पे देखते हैं तो कौन कौन से आंसर हम नहीं दे पाए थे। एक तो पेज 2.7 आंसर नहीं दे पाए, और एक हम 2.6 का आंसर नहीं दे पाए थे ऊपर, ठीक है। और हमने बाकी सारे आंसर दे दिए। तो लास्ट देखो, लास्ट पे आ गए हम। अब देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पामला। फर्स्ट, पामला के तहत जवाब देने आपको। मनी लॉन्ड्रिंग डज नॉट मीन जस्ट शिफ्टिंग ऑफ फंड्स इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस। जब आप इंट्रोडक्शन पैरा पढ़ते हो तो उस केस में ही यहाँ पर वहाँ पर ये बात लिखी हुई है। और उसके अलावा एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, एम ऑफ प्रिवेंशन, और 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। तो 3 स्टेजेस तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट का मतलब कि पैसे को इस तरीके से प्लेस करना कि आपका ये वाइट लॉन्ड्रिंग में जाए। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, वेरियस ट्रांजेक्शन्स में उसको कन्वर्ट करना, बहुत सारी ट्रांजेक्शन कर देना, जिससे कि मतलब गोल्ड से सिल्वर में कन्वर्ट करना, सिल्वर से उसे डेट्स में उसमें इक्विटी में कन्वर्ट करवा देना, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड्स में कन्वर्ट करवा देना, उसके बाद उसको रियल एस्टेट में कन्वर्ट करवा देना। ऐसे लेयरिंग करते जाना, जिससे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पकड़ ही ना पाएगी भाई ये पैसा कहां से आया, एटलीस्ट इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ। लेयरिंग इंटीग्रेशन का मतलब होता है फाइनली जो असली ओनर है, बेनिफिशियल ओनर है, उस तक पैसे को पहुंचा देना एज अ वाइट मनी। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, जो हमारा फॉलो होता है। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट जस्ट नॉट अ शिफ्टिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ फंड्स नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी, सेक्शन नंबर जो 3 में लिखी हुई है, और साफ साफ लिखी हुई है वहाँ पर। यह बोला गया है मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जब गलत तरीके से आप पैसे कमाते हो, ठीक है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, और तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। तो और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यही होता है कि आपने गलत तरीके से पैसा कमाया और उसको एक प्रोसेस इन्वॉल्व करा जिससे कि आप उसको सही साफ पैसा बना सको, गोरा पैसा बना सको, वाइट मनी बना सको। तो ये सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ फंड्स नहीं है, ये पैसा कमाना है गलत तरीके से, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस से, और फिर उसको अनटेंड प्रॉपर्टी बताना है। तो ये हमारा यहाँ पर ये वाले प्रोविजन आप लिख सकते हैं। दैट्स इट, 2 मार्क्स आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इसके लिए भी क्वेश्चन केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आगे, मिस्टर कमल सीक्स योर एडवाइस ऑन द रेमेडी अवेलेबल विद हिम अंडर द एक्ट अगेंस्ट द सेड अटैचमेंट ऑर्डर। अटैचमेंट ऑर्डर के लिए क्या रेमेडी अवेलेबल है उसके पास? ऑब्वियसली भाई अपील करने जा सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, हम सबको पता है 45+ X डेज में अपील करने जा सकते हो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। कोई भी बंदा अगर किसी चीज़ से परेशान होता है, हताश होता है, निराश होता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है पामला के तहत, ठीक है। और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसके बाद फैसला दे देगा जो भी होगा। इसके लिए भी आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लास्ट, प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पामला शैल बी अवेलेबल फॉर डिस्पोजल बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज एंड व्हेन नेसेसरी, एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट। तो बताओ अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है? आपको कौन से सेक्शंस यहाँ पर लिखने हैं? सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10 के प्रोविजंस आपको पामला के यहाँ पर लिखने होंगे एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला भी हो गया कि सेक्शन नंबर यहाँ पर हम सेक्शन नंबर 9, 10 लिख के एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह वाली बातें लिख के उसके बाद हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए भी हमें जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया।
इस वाले 2.8 के लिए भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। हाँ, 2.7 के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, और उसके अलावा 2.6 में जो फेमा के प्रोविजंस थे उसके लिए हमें रीड करना पड़ेगा। फटाफट से रीड कर लेते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करे, ठीक है। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और फटाक से रीड करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो फेमा के प्रोविजंस हम डायरेक्टली जो है हम इसको पढ़ लेते हैं कि कहाँ पर हमें मिलेंगे, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर भी इसको हम ढूंढ पाएंगे तो वहीं पर हम उसको रोक के और क्वेश्चन से लिंक कर लेंगे, जिससे कि हम फटाफट से उसका जवाब दे पाएँ, ठीक है। तो आइए फटाफट से रीड करने की कोशिश करते हैं इसको। भाई सबसे पहले तो हमारी इस क्वेश्चन में ये लड़ाई थी, हमें ये जानना है कि मिस्टर कमल जो हैं वो भाई साहब पर्सन रेसिडेंट इंडिया हैं या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर अपन को इतना पता चल जाए तो हम उन तीनों के जवाब तो इजीली दे सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मिस्टर कमल जो है क्या कहता है क्वेश्चन। मिस्टर कमल जो है वो एंगेज इन द रियल एस्टेट बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप थ्रू हिज कंपनी मैसर्स पी होम्स लिमिटेड। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस ही has accumulated enormous amount of wealth in the form of cash which was generated through illegal businesses. Police cases under several sections of various Indian laws has been registered against Mr. Kamal. Mr. Kamal has a son Mr. Vimal who was residing in India during financial 16-17. He left for UAE on 25th August 2017 to undergo training for the 4 years. Mr. Shyam, brother of Mr. Kamal, has a daughter Miss Priya Darshini pursuing higher studies in UAE. Mr. Shyam intends to, देखो भाई ये कमल की हमें जानने की ज़रूरत है कि वो पर्सन ऐसे इंडिया है या नहीं है, उसके भाई भतीजे बच्चे के बारे में हमें जानना नहीं है, लेकिन खैर पढ़ लेते हैं। मिस्टर श्याम इंटेंड्स टू open a bank account in foreign currency in UAE and remit money from India to his daughter in her account for studies। बताओ, आप बताओ ये कितनी फालतू की बातें हैं। इससे क्वेश्चन रिलेटेड कुछ इसमें ऐसा कोई हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो हमें अपने को आइडिया लग जाएगा कि ये तो किसी काम की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। सेपरेटली मिस प्रियदर्शनी हैज रिक्वेस्टेड मिस्टर श्याम टू स्पॉन्सर अ चेस टूर्नामेंट इन UAE which involved remittance amounting to $85,000 after conversion. Mr. Shyam generally remits money through TZB Bank Limited after complying necessary formalities. On the other hand, since Mr. Vimal's interest lies in India, he intends to invest money in India in the following manner: incorporating a company in India, followed by infusion of capital in the said company. Second, buying an agriculture farm in his individual capacity. Above investments required funding which will sought from Mr. Kamal, ठीक है। किससे फंडिंग ली जाएगी? मिस्टर कमल से ली जाएगी। तो अब तक मतलब इससे ये आइडिया लग गया कि मिस्टर कमल जो है ना वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया है। क्या है? पर्सन रेसिडेंट इंडिया है। क्या है वो? पर्सन रेसिडेंट इंडिया है, क्योंकि उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। उसका बच्चा बाहर गया हुआ है, प्रिया दर्शनी बाहर गई हुई है, लेकिन मिस्टर कमल के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा इंप्लाइड माना जा सकता है कि ऑब्वियसली माना क्या जा सकता है, सीधी सीधी बात है, जब उसके बारे में लिखा ही नहीं है वो रियल एस्टेट का काम कर रहा है टाउनशिप से रिलेटेड, तो वो इंडिया, वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया ही है, ठीक है। उसके अलावा तो फटाफट से चलें एक बार इसके आंसर दे दें, क्योंकि इसके बाद नीचे जो है सारे अगर हम देखते भी हैं तो रियल एस्टेट वाला स्टार्ट हो जाता है और वो उसके बाद फेमा के प्रोविजंस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम उसके जवाब दे सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें सिर्फ इतना जाना था वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया है या नहीं है। तो आप एक बात बताओ, क्या कोई पर्सन रेसिडेंट इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है मैसर्स पी होम्स लिमिटेड में जो एंगेज है इन द बिल्डिंग ऑफ लो बजट होम्स? तो बिल्कुल एज पर द रेगुलेशंस ऑफ द फेमा कोई भी पर्सन जो रेसिडेंट इंडिया होता है, जैसे मिस्टर कमल जो है वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया थे, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं मैसर्स पी होम्स लिमिटेड में जो एंगेज है बिजनेस ऑफ बिल्डिंग लो बजट होम्स में, ठीक है। उसके बाद दूसरा, क्या वो बाय कर सकता है एग्रीकल्चर फार्म इन इज इंडिविजुअल कैपेसिटी? बिल्कुल यस, मिस्टर कमल कैन बाय द एग्रीकल्चर फार्म इन इज इंडिविजुअल कैपेसिटी, क्योंकि प्रोहिबिशंस जो हैं वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया पे है, पर्सन रेसिडेंट इंडिया पे नहीं है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जिसने रोका हो पर्सन रेसिडेंट इंडिया को इन्वेस्ट करने से। तीसरा, ही कैन मेक पेमेंट थ्रू फॉरेन करेंसी नोट्स। क्या वो फॉरेन करेंसी नोट्स से पेमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऑथराइज डीलर के थ्रू, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी हुई है कि कोई भी बंदा अगर कोई भी पेमेंट करता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ फेमा 1999, कोई भी पर्सन ऐसे इंडिया अगर किसी भी तरीके की पेमेंट करता है या फिर किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन करता है रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, तो वो किसके थ्रू करेगा? ऑथराइज डीलर के थ्रू करेगा। तो यहाँ पर भी आपको जवाब क्या देना है? ऑथराइज डीलर ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2.6 भी हमारा खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमें पामला से रिलेटेड एक पार्ट था जिसके बारे में हमें जानना था कि जो हमारी पेनल्टी जो रिकवरी करी जा रही है, क्या वो पेनल्टी वो पैसे पामला से रिलेटेड थे? तो उसके बारे में भी डायरेक्टली मैं उसी पैराग्राफ पे जाके आपको ले चलता हूँ और वहीं से हम उसको पढ़ लेंगे कि क्या वो पामला से रिलेटेड ही बात कर रहा था, ठीक है। द इन्वेस्टिगेशन, देखो, the investigation of the enforcement director on the basis of allegations made ECIR against Mr. Kamal. Similarly, as per the said ECIR, when complaint was filed under section 45 of the PAM law, cognizance of the offence was taken against Mr. Kamal under section 3 of the PAM law, punishable under section 4 of the act. The enforcement directorate issued notice dated 27th January 2018 to Mr. Kamal, which was received by him on 31st January 2018, directing him to pay penalty,
ठीक है। तो इस पैराग्राफ से हमें पता चल गया। तो मैंने जो उसका 2.8 का जवाब दिया था बिल्कुल ठीक दिया था। ये 2.8 जो है हमारा किससे रिलेट 2.8 का था, कौन सा था, रुको एक सेकेंड, 2.7 का था, ठीक है। तो 2.7 का जवाब मैंने आपको दे दिया था। 2.7 का जवाब इसमें सेक्शन नंबर 69 है, ठीक है। और सेक्शन नंबर 69 में साफ साफ बोला गया है कि आपको 6 मंथ के अंदर अंदर पैसे चुकाने होंगे, ठीक है। अगर आप 6 मंथ्स में पैसे नहीं चुकाते हो तो आपसे टैक्स रिकवरी ऑफिसर, जैसे इनकम टैक्स 1961 में वसूल करी जाती है, वैसे ही पैसे पामला के तहत भी आपसे वसूले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बिल्कुल उस तरीके से बताया जिस तरीके से आप दोनों ही क्वेश्चंस में हमने ऐसे ही करा, ठीक है। ऑब्वियसली पेपर में आपको एक बार तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड करना ही होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने आपको आइडिया दे दिया कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप फटाफट से क्वेश्चन को पूरा रीड करके आप सॉल्व कर सकते हो। और वैसे आपने देखा होगा मोर और लेस मैंने मोर देन 90% क्वेश्चन रीड ही किया था, ठीक है। वो तो मेरे पास कंप्यूटर है या फिर मेरे पास मोबाइल है तो उस पर मैं सर्च कर लेता हूँ डायरेक्टली, इसीलिए मैं इजीली हो जाता हूँ। और वैसे भी आपको मेरे साथ सॉल्व करने में अभी टाइम का अंदाज़ा लग गया होगा, इससे ज़्यादा 5 मिनट और ज़्यादा लग सकते हैं क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन रीड करोगे और पेपर का माहौल है तो 5 मिनट और ले लो, तो 10 मिनट फालतू लग सकते हैं। लेकिन आपके पास इनफ टाइम होगा, 4 आवर्स होंगे, तो आप आराम से कर सकते हो अगर आप बिना पैनिक हुए करो तो, क्योंकि पेपर आपने देख लिया होगा किस तरीके का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूरे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जीवन में, और आगे बढ़ना ही चाहिए जीवन में, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो हम इसके बाद 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हम 5th क्वेश्चन करते हैं, मैंने सुना है छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं 5th क्वेश्चन भी क्या कहता है। 5th क्वेश्चन सबसे पहला पॉइंट हमसे ये बोलता है, आउट ऑफ द बिलो विच आर द आइटम्स दैट रिक्वायर्ड इंक्लूजन इन द एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन बाय WWL अंडर द फेमा 1999। ओहो, अब इनमें से कहता है इन आइटम्स में से जो आइटम्स दे रखी हैं क्या हमारे एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन में इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा। तो आप बताओ क्या होगा और क्या नहीं होगा। गुड्स इंपोर्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर री एक्सपोर्ट, ये तो इंक्लूड नहीं होता क्योंकि एक्सेप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। पब्लिसिटी मटेरियल सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी नहीं डलता, ये भी नहीं, ये भी हमारा एक्सेप्शन में डला हुआ है डिक्लेरेशन के, ठीक है। गिफ्ट्स ऑफ INR 10 लाख, वहाँ पर INR 10 लाख है या INR 5 लाख है, 5 लाख है, तो 10 लाख है, मतलब 5 लाख से ऊपर का गिफ्ट है तो आपका क्या होगा, जल्दी बोलो। 5 लाख से ऊपर का गिफ्ट है तो क्या होगा, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, इंक्लूड करना होगा इसको डिक्लेरेशन में, तो इसको हम डिक्लेरेशन में इंक्लूड करेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। तो डी भी नहीं होगा आंसर, क्यों, अनअकम्पनीड हमारा पर्सनल इफेक्ट्स है, तो अनअकम्पनीड पर्सनल इफेक्ट्स है तो फिर ऑब्वियसली उसको तो हम वैसे भी इंक्लूड नहीं करते, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो बिना केस स्टडी पढ़े हमने इसका जवाब फिर से दे दिया। आओ आगे देखते हैं। आउट ऑफ द बिलो व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ABC बैंक लिमिटेड अंडर द पामला 2002। कहता है इनमें से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बैंक की। तो आप जब बैंक के प्रोविजंस पे जाते हो तो वहाँ पर रीड करते हो कि जब हमारे पामला के प्रोविजंस पे हम जाते हैं तो रिपोर्टिंग एंटिटी की जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं कि रिपोर्टिंग एंटिटी को ये मेंटेन करके रखना है, सेक्शन नंबर 11 और 11A में, तो उसमें आपको एक चीज़ वहाँ पर लिखी हुई नहीं मिलेगी, जो रिपोर्ट सब्सिशियस ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय मिस्टर वीरेंद्र एंड द ग्रुप, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए मैं अभी क्वेश्चन पूरा का पूरा केस स्टडी रीड करूँगा, उसके बाद दोबारा आऊँगा। बाकी मैं आपको बता दूँ ये 3 चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ये तीनों चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी जाती है डायरेक्टर के द्वारा वो बताना है, वेरीफाई करनी है आइडेंटिटी क्लाइंट की और बेनिफिशियल ओनर की, और रिकॉर्ड्स को 5 साल तक मेंटेन करना है। अगर आप केस स्टडी नहीं भी पढ़ते तो भी आप इसका जवाब दे सकते थे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें वहाँ पर साफ साफ लिखी हुई हैं और ये वाली चीज़ नहीं लिखी हुई है। तो ये वाली चीज़ नहीं लिखी हुई है तो ऑब्वियसली आपको जो है यही आंसर है, लेकिन फिर भी हम एक बार जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। 5.3 क्या कहता है अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर वीरेंद्र इज एन इंडियन सिटीजन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज सीकिंग टू ट्रांसफर इज एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हिम इन इंडिया हु कैन बी। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर सकता है भाई, एनी पर्सन रेसिडेंट इंडिया, कोई भी बंदा एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर करेगा, पर्सन रेसिडेंट इंडिया को ही करेगा, उसके अलावा किसी को नहीं करेगा। इस वाले पार्ट पे अगर आपको दिक्कत आती है तो मैंने इसका चार्ट वीडियो बना के डाल रखा है, प्लीज़ जाके देखिए। चार्ट रिवीजन मैंने बहुत ही प्यारी तरीके से और उम्दा तरीके से उसमें डिस्कशन कर रखी है, चार्ट के फॉर्म में या पॉइंट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने पूरा का पूरा प्रोविजन समझा रखा है। आगे बढ़ते हैं 5.4 पे। मिस्टर वीरेंद्र बॉट गोल्ड वॉचेज वर्थ ₹25 लाख फ्रॉम इटली थ्रू द ग्रीन चैनल विच ही आस्क्ड फ्रॉम हिज इटालियन डीलर टू पे एंड डिडक्ट फ्रॉम देयर मंथली पेमेंट्स टू WWL इज द ऑफेंस अंडर पामला। बताओ ग्रीन चैनल से अगर 25 लाख की लिमिट से ऊपर के लिए आता है तो क्या वो ऑफेंस होता है, बिल्कुल ऑफेंस होता है, क्योंकि ड्यूटी एवेड करी है। इसके बारे में एक केस स्टडी डाइजेस्ट में भी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ सिमिलर मेरे को लग रहा है, ठीक है। और वैसे भी बिना केस स्टडी पढ़े भी इसका जवाब हम दे सकते हैं, क्योंकि इसने लिमिट से ज़्यादा लाया, बैगेज के रूल्स से ज़्यादा लाया। मैंने बैगेज के रूल्स उस क्वेश्चन में बता रखे हैं
और आप ऑब्वियसली सेकंड ग्रुप अगर दे रहे होंगे तो आपको बैगेज के रूल्स पता होंगे, तो लिमिट से ज़्यादा अगर लाते हैं तो पामला के तहत भी ये कस्टम्स में हमारा जो है कानूनी कार्रवाई होती है, कस्टम्स के तहत गलत माना जाता है। तो येस, बिकॉज ही केम थ्रू द ग्रीन चैनल, जबकि आपको रेड चैनल की तरफ से आना था और आपने ड्यूटी ऑफ कस्टम ड्यूटी इवेट करी। ठीक है, तो इसका भी आंसर हम बिना केस स्टडी पढ़े दे पाए। आगे बढ़ते हैं। डज द असिस्टेंट डायरेक्टर हैव पावर टू अरेस्ट अ पर्सन अंडर द पामला? असिस्टेंट डायरेक्टर के पास पावर होती है क्या? आप बताओ 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 बताओ। देखते हैं, क्या कहता है, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर हैव द पावर्स टू अरेस्ट। पामला के तहत वैसे पावर किसके पास होती है? एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, मतलब डिप्टी डायरेक्टर या उससे ऊपर वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, जो ऊपर वाले लोग होते हैं डिप्टी डायरेक्टर से, वो लोग अरेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर हैव द पावर्स टू अरेस्ट एन ऑफेंडर विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई वहाँ पर साफ साफ लिखा विद अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एनी अरेस्ट अंडर पामला रिक्वायर्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सारे के सारे आंसर्स, फिर से हमने वो वाला MCQ किया, वो वाला केस स्टडी किया जिसमें आपको एक के लिए भी केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, देखा कितना फ़ायदा होता है पहले रिवर्स रीडिंग करके, कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपने क्वेश्चंस को मतलब पूरी केस स्टडी पढ़े बिना ही आपने कितना सारा जवाब दे दिया और कितने सारे मार्क्स इकट्ठे कर लिए। अभी देखते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वांटेड टू टेक योर व्यू ऑन पावर्स फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड व्यूज ऑन पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पामला अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पामला एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन द सेम। बताओ, अब इसके लिए भी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत है? आप खुद दिल पे हाथ रख के मन से बताओ, नहीं पढ़ना ना। कौन कौन से सेक्शन आपको लिखने होंगे? सेक्शन नंबर 4 यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, पेनल्टीज़ के बारे में। सेक्शन नंबर 5 आपको लिखना होगा अटैचमेंट के बारे में। सेक्शन नंबर 8 लिखना होगा ऑफ द पामला, जिसमें एडजुडिकेशन के बारे में। तो ये तीनों सेक्शन ऑफ द पामला एक्ट के अगर आप इसमें चेप आओगे तो पूरे के पूरे 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियसली पूरा एज इट इज़ नहीं चेपना है, आपको आराम से लैंग्वेज बनाते हुए लिखना है कि एज पर द कि पहले तो आपको ये सबसे पहले लिखने का तरीका किस तरीके से होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। अब ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाए तो आपका मन करेगा पूरी किताब भर देता हूं, नहीं, ऐसा नहीं करना। देखो, सिंपली सबसे पहले आपको बताना है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। ठीक है, नंबर 1 आपने वो बताया, उसके बाद आपको ये बताना है कि शेड्यूल ऑफेंस हो गया। तो ये अब उसके बाद अगर आपने ऐसा कुछ किया, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है सेक्शन नंबर 3 में बताया, फिर आपने सेक्शन नंबर 4 का बताते हुए पनिशमेंट बता दी। उसके बाद जब उसने मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, ये पनिशमेंट तो लगेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये बता दिया कि सेक्शन नंबर 5 के तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है। और फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा 30 डेज के अंदर, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अल्टीमेटली जो है सब कुछ कंफर्म करेगा अटैचमेंट, और उसके बाद स्पेशल कोर्ट के पास जाएगा और वो आखिरी फैसला लेगा। ना पूरा चेपना है, एक स्टोरी लाइन बना के आपको समझा देना है, तो इससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और कंक्लूजन दे देना है। दैट्स इट। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट तो हो गया, बिना केस स्टडी रीड करे। अब तक तो हमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं दिखा जहाँ आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत लगी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड पे। The Enforcement Directorate, as a part of the proceedings against Mr. Raghav Kapoor, sought to attach and confiscate the farmhouse owned or purchased by Annu. This was challenged by Mr. Raghav on the basis that property was owned and possessed by Annu, who is not a charge under the scheduled offence under the PAMLA. अब भाई बताओ, इसके लिए भी मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मैंने इसकी केस स्टडी अब तक नहीं पढ़ी है। मैं आपके साथ ही पूरा पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। मैं बहुत आलसी हूँ, मैं पेपर सॉल्व करता ही नहीं हूँ। ठीक है, और ना मैं करके जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे सॉर्ट ऑफ लगता है कि बीकॉम का एग्जाम नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चंस काफ़ी कर चुके हैं हम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो पेपर हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है अगर आप पॉजिटिव वे में लो इस चीज़ को तो। ठीक है, नॉट टू बी ऑफेंडेड की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं ICA ने यही सेम क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। ठीक है, तो फिर भी अब हमने करा है तो अच्छा ही है, ये एडिशन है, वैल्यू एडिशन है। अब देखो, मेरे को इसको पढ़ के ही फीलिंग आ गई कि एक एनफोर्समेंट, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि मनी लॉन्ड्रिंग में उसने उस बंदे ने ये दलील रखी है कि अन्नू जो है वो इन्वॉल्व नहीं थी, उसके नाम पे है, तो इस प्रॉपर्टी को आप अटैच मत करें। एक बात बताओ कि अटैचमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन जो हमारी सेक्शन नंबर 3 में गिवन है, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन, और वो साफ कहती है आप प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जाएगा वो प्रॉपर्टी अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। ठीक है, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या कहती है? आप पार्टी हो डायरेक्टली या इन्वॉल्व हो इनडायरेक्टली भी, तो भी आप मनी लॉन्ड्रर माने जाओगे। और उस प्रॉपर्टी को, जब वो प्रॉपर्टी प्रोसीड्स शेड्यूल्ड ऑफेंसेस से आई है और वो आप पार्टी हो या डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो भी आप मनी लॉन्ड्रर हो। ठीक है,
तो उस केस में उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी जवाब क्या आएगा, इस प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। द एनफोर्समेंट डायरेक्टर एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मिस्टर राघव कपूर साउट टू अटैच द प्रॉपर्टी एंड कॉन्फिस्केट। बिल्कुल अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में साफ बोला गया है, या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन में भी साफ बोला गया है कि जो प्रॉपर्टी ऑब्टेन करी जाती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिमिनल एक्टिविटी करके, तो चाहे वो किसी और के नाम पे भी हो, तो वो बंदा भी इन्वॉल्व रहता है, तो वो जो भी राघव ने बोला वो वैलिड नहीं होगा और इसको अटैच किया जा सकता है। ठीक है, बिना केस स्टडी पढ़े यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। द CFO ऑफ WWL रीचेज आउट टू मिस्टर जेड एंड seek Mr. Z support to evaluate if there is a non-compliance under the FEMA 1999 regarding the sales made to the dealer in Switzerland and the receipt of the proceeds. If so, the quantum, the consequences and the future course of action that needs to be taken by WWL relating to the same. क्या बोल रहा है दोबारा से बहुत ईजी चीज़ बोली है इसने अभी, मेरे को नहीं लगता इसके लिए भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। देख ध्यान से पढ़ते हैं। द CFO of WWL reaches out to Mr. Z and seek Mr. Z's support to evaluate if there is a non-compliance under the FEMA 1999 regarding the sale made to the dealer in Switzerland and receipt of the proceeds and if so the quantum of consequences. अच्छा, तो यहाँ पर तो हमें रीड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला है जो एक्सपोर्ट किया गया है, बाहर माल भेजा गया है, एक्सपोर्ट किया गया है, वो कब तक उसका पैसा आ जाना चाहिए रिपेट्रिएट होकर। वैसे तो हमें पता है 9 मंथ्स में आ जाना चाहिए, वेयर हाउसिंग के लिए गया है तो 15 मंथ्स में आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो क्या पेनल्टीज़ लग सकती हैं, क्या भुगतना पड़ सकता है, RBI के कौन से रेगुलेशंस को भुगतना पड़ सकता है, तो क्या क्या पेनल्टीज़ लग सकती हैं, तो उसके बारे में हमें अगर जानना है तो इसके लिए इस वाले पार्ट के लिए हमें केस स्टडी रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, और अच्छा इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एक पार्ट के लिए हमें केस स्टडी रीड करनी पड़ेगी अगर मैं आपको बताऊं तो। ठीक है, और उसके लिए भी मुझे नहीं लग रहा रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं ऊपर जा रहा था तो अगर मैंने देखा क्वेश्चन में तो यहाँ पर शायद से ये वाला प्रोविज़न हमारा है, इसी के बारे में बात हो रही है। हाँ, WWL ने जो है लार्ज सेल करी है अपने एक डीलर को इन स्विट्जरलैंड फॉर €8 मिलियन और उसने रिसीव करे हैं 3 मिलियन यूरोस बाय 15 मई 2018 एंड डिड नॉट रिसीव द बैलेंस €5 मिलियन अंटिल 30 अक्टूबर 2018। अच्छा, ये इसी के बारे में बात करा है, मुबारक हो जी। दैट इज 7 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। आफ्टर सेवरल रिमाइंडर्स एंड थ्रेटनिंग कॉल्स टू स्टॉप further shipment, another €1 million was received on 10th October 2018 and the balance remained outstanding as on 31st December 2018. The CFO of WWL reaches out to Mr. Z and seek Mr. Z's support to evaluate the level of compliances as stipulated under the FEMA। बताओ, इसी चीज़ के लिए एक क्वेश्चन बना के दे रखा है। मतलब ऊपर इतनी सारी बातें कहानी बना रखी होगी इन्होंने कि राघव इन्होंने ये कर रखा है, इन्होंने वो कर रखा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने सारे जवाब बिना क्वेश्चन को रीड करे दे दिए। और यहाँ पर देखो, मैं फिर भी कह रहा हूँ, जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए ऑब्वियसली यू विल गेट कॉन्फिडेंट कि हाँ सारे जवाब मैं ऑलमोस्ट 99% जवाब देता हूँ। फिर भी एक बार केस स्टडी फटाफट से रीड कर लेना। ठीक है, फिर भी रीड कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, केस स्टडी में से 1-2 लाइन ना अच्छी लग जाती है और उसको हम आंसर में लिख सकते हैं, तो इससे और सुंदरता निखरती है और आंसर की और वैल्यू बढ़ती है। नाम लिखना या फिर कुछ भी 1-2 लाइन बढ़िया मिल जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मेरी नज़र पड़ गई कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो मुझे साफ पता चल गया लास्ट क्वेश्चन यहीं से है, क्योंकि मैंने रीड भी किया इतना सा पैरा। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सुझाव दूंगा, पूरा का पूरा हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मैं कंक्लूजन दे दूंगा इस आंसर का भी, लेकिन फिर भी एक बार केस स्टडी जरूर रीड करेंगे अपन। ठीक है, मतलब जब एग्जाम्स में होंगे। अभी तो फिलहाल हमें टाइम बचाना है, तो मैं आपको बहुत सॉर्टेड वे में बता रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको वो भी बताते जा रहा हूँ कि किस तरीके से ये कह लो इंपॉर्टेंट नोट्स कह लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लो कि आप एग्जाम में हमें किस तरीके से रखना है चीज़ों को। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने रीड कर लिया, तो भाई यहाँ पर उसको 31 दिसंबर 2018 तक वो सारा का सारा आउटस्टैंडिंग है और उसने सेल कब करी है ये देख लो, ऑन 30 मार्च 2018। ठीक है, 9 मंथ्स में आ जाना चाहिए। अब 9 मंथ्स में अगर नहीं आता, वैसे तो कितने महीने में आ जाना चाहिए, 9 मंथ्स में आ जाना चाहिए। और कितना पैसा आ जाना चाहिए, फुल एक्सपोर्ट वैल्यू आ जाना चाहिए। ठीक है, एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स में अपन ने पढ़ा भी था, क्योंकि ये वेयर हाउसिंग के लिए नहीं गया तो 15 मंथ्स मिलेंगे नहीं। RBI चाहे तो इस पीरियड को बढ़ा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि RBI ने पीरियड को बढ़ाया है। क्वेश्चन क्या, केस स्टडी में भी मेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ वही लास्ट लाइन थी जो हमने पढ़ी। ठीक है, उसके अलावा अब 9 महीने में पैसे आने चाहिए। अगर 9 महीने में पैसे नहीं आए तो RBI जो है वो हेल्प करता है कि किस तरीके से पैसे को रिपेट्रिएट करके लेके आना है। ठीक है, लेकिन अगर अब यहाँ पर RBI हेल्प करता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई RBI उसके लिए पेनल्टी लगाएगा या फिर अदर प्रोविजंस आपके अप्लाई नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जो अगर आप इसको रीड करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या बातें लिखी गई हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है,
$1 million जो रिसीव हुआ है 10 अक्टूबर को हुआ और उसके बाद 31 अक्टूबर को है। तो देखो इन द गिवन केस जो हमारा है टोटल जो हमारा है अगर हम देखते हैं तो कितना है, 8 मिलियन यूरोज़ का है, 8 मिलियन यूरोज़ का है, और अमाउंट और 4 मिलियन यूरोज़ जो है हमारे वो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम 9 मंथ्स के अंदर अंदर आ चुके हैं। ये 3 मिलियन और ये 1 मिलियन जो हमारा है, ये हमारा जो है अगर हम देखते हैं तो ये 4 मिलियंस तो हमारे जो है वो हमारे विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 9 मंथ्स में आ चुके हैं, और बैलेंस 4 मिलियन जो है वो हमारे 9 मंथ से बाद में हुए हैं। अकॉर्डिंगली आपके जो है वो ऑथराइज डीलर से अकॉर्डिंगली उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ऊपर प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे जो भी हमारे प्रोविजंस है, ठीक है, पेनल्टीज वगैरह के। लेकिन अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑथराइज डीलर के पास अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप ये बोल सकते हो कि आप रीजंस बता सकते हो, ठीक है, और आप ये बता सकते हो कि मैंने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं वो पैसे को वापस लाने के लिए, प्लीज़ मेरे ऊपर पेनल्टी में लगाइए, और फिर मुझे आरबीआई की सहायता चाहिए, आरबीआई से मदद चाहिए। तो उसके हिसाब से आप प्रोविजंस यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो बस यही बात आपको यहाँ पर लिखनी थी, दैट्स इट, बस यही जवाब आपको यहाँ पर देना था, इसके अलावा कोई और जवाब यहाँ पर नहीं था। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब आते हैं हम 3rd क्वेश्चन पे, ठीक है, 3rd क्वेश्चन पे आते हैं और 3rd क्वेश्चन के भी रीड करते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब कैसे निकलता है। सबसे पहला 3.1 क्या कहता है, व्हाट इज़ द परसेंटेज शेयर ऑफ बैंक ए इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ DMPL अंडर IBC 2016। वो भाई इसके लिए तो क्वेश्चन रीड करना ही पड़ेगा, इसका तो हम कोई जवाब नहीं दे सकते अभी, ठीक है। 3.2 क्या कहता है, आउट ऑफ द अबव आइडेंटिफाई हु इज़ द रिलेटेड पार्टी ऑफ DMPL अंडर IBC 2016। इसके लिए भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। 3rd पॉइंट, डज द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय DMPL विद इट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स कॉज एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। भाई इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब चलो पहला क्वेश्चन तो मिला जिसमें केस स्टडी शिद्दत से पढ़ सकते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केस स्टडी पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, लेकिन अपन को ये पता चल गया IBC चैप्टर से और कंपटीशन एक्ट चैप्टर को यहाँ पर टच किया ICA ने इस वाले पे, ठीक है। तो जो बच्चा कंपटीशन एक्ट में वीक होगा या वीक इन अ सेंस कि मन नहीं करता होगा, वो अच्छा नहीं लगता होगा या पढ़ के नहीं गया होगा, और IBC नहीं मन कर रहा होगा करने का, तो वो इसको छोड़ देगा ऑब्वियसली। तो आइडिया हमें MCQs पढ़ के ही लग जाता है, ठीक है। 3.4, द प्लान ऑफ SSTPL टू कंसिडर हायर कॉस्ट ऑफ सब्सटीट्यूटेबल गुड्स एंड सीरीज एंड सर्विसेज फॉर द डीलर्स इज कवर अंडर विच ऑफ द बिलो फैक्टर्स अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। भाई इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तभी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट, कैन ACL फाइल इनिशिएट CIRP अगेंस्ट DMPL अंडर IBC। अरे भाई इसके तो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हमें केस स्टडी पढ़ के ही समझ आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी नंबर 3। बहुत ही प्यारी केस स्टडी, मज़ा आएगा। कॉम्पिटिशन एक्ट और IBC दोनों ही खतरनाक चैप्टर, देखते हैं कि क्या है। भाई केस स्टडी 3 बहुत ही शिद्दत से करेंगे, बहुत ही आराम से करेंगे। सबसे पहला, SSTPL इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स एंड हैज़ इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन चेन्नई विद मोर देन 200 डीलर्स अक्रॉस द कंट्री। SSTPL एक इंडिया की टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है और जो चेन्नई में है, और 200 डीलर्स है। तो फिलहाल बस इतना नाम अपने को पेपर में कितना ध्यान रखना है कि कंपनी का नाम याद रखना है और ये ध्यान रखना है कि वो काम क्या करती है, टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है। SSTPL स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग LED स्मार्ट televisions both for direct retail sales as well as contract manufacturer for other television manufacturers, ठीक है। SSTPL has a very robust board of directors who are highly involved in the operations of the entity। हमें क्या लेना देना, ठीक है। The IRP also, एक सेकेंड, ये पेज नंबर 11 है, ठीक है। मुझे लगा वो मिसिंग पेज ना, हाँ देखा, ये पेज नंबर 11 है, पेज नंबर 12 पे आना है हमें। वही मैं कहूँ यार, डायरेक्टली वहाँ से, हाँ बोर्ड की बात हो रही थी ना, यहाँ पर आया। ड्यूरिंग one of the board meetings held in the month of July 2019, the board of directors reviewed the amounts receivable from the dealers of SCPL and noted the following। अच्छा, ये पैसा जो रिसीव होना है उसको SCPL को, वो उसकी डिटेल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने देखी और उसके बारे में भी हमें बता रखा है। एजिंग अगर हम देखें तो 0 से 180 डेज़ के लिए 180 डेज़ वाले जो हैं वो 1505 लाख रुपए हैं, और वो हमारे नंबर ऑफ डीलर्स हैं 135 उसमें फॉल करते हैं। फिर 180 से लेकर 720 डेज़ तक 280 लाख हैं और उसमें 34 डीलर्स फॉल करते हैं, और 720 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं उसमें 905 लाख रुपए हैं और उसमें सिर्फ एक ही डीलर फॉल करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रिसीवेबल्स की डिटेल्स है, ठीक है, ये पेबल्स की डिटेल्स नहीं है, याद रखना, रिसीवेबल्स की डिटेल्स गिवन है कंपनी की, ठीक है। द CFO वेंट ऑन टू एक्सप्लेन द अमाउंट विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 2 years इज रिसीवेबल फ्रॉम DMPL एंड द कंपनी हैज़ बीन फॉलोइंग अप विद द डीलर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है भाई। CFO ने अपनी बात रखी और ये बोला कि हम तो भाई पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं पैसा वसूलने की, ठीक है। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड आस्क्ड द CFO टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट DMPL। DMPL के बारे में बात हो रही है कि DMPL से हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और उन्होंने पैसा नहीं दिए हैं, ठीक है।
और तो जो हमारा CFO साहब है उसने बोला DMPL के अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं अंडर द IBC 2016। द CFO इन्फॉर्म दैट द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ DMPL हैज़ ऑलरेडी कमेंस्ड। तो CFO ने बताया कि हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल कर दी है एंड द IRP रीच आउट टू द CFO लास्ट वीक। और IRP पिछले कुछ हफ्तों में मेरे पास आया भी था डिस्कशन करने के लिए और मुझसे बात करने के लिए कि हमारा कितना पैसा है DMPL से लेना, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड द क्लेम्स ऑफ SSTPL अगेंस्ट द DMPL, ऑब्वियसली बात है। तो DMPL जो IRP अपॉइंट होगा वो पूछने आया होगा कि भाई आपका क्लेम वगैरह क्या है, प्लीज़ एक बार बताइए, डिस्कशन करने के लिए आया था, ठीक है। और DMPL कौन है, वो कंपनी है जिससे हमें पैसा चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने IRP ने आइडेंटिफाई किया फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ DMPL। DMPL कौन है भाई, DMPL अब कहानी दूसरी तरफ जा चुकी है इस केस स्टडी की। DMPL कौन है, DMPL वो कंपनी है जिसका CIRP स्टार्ट हो चुका है, जिसका IRP हमारे पास आया था ये पूछने के लिए कि हमें कितने पैसे लेने हैं DMPL से, ठीक है। तो हमें इतना समझ आ गया। अब DMPL के एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिटेल्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। कहता है भाई DMPL बैंक लोन टेकन बाय DMPL फ्रॉम बैंक A अमाउंटिंग टू ₹1500 lakhs एंड बैंक B अमाउंटिंग टू ₹1050 lakhs, ठीक है भाई। दूसरा, loan taken from the son Mr. X of the promoter of DMPL amounting to ₹75 lakhs attended board meeting to provide guidance directions on policy making process। अच्छा। तीसरा, payable to SSTPL 905 lakhs, ठीक है। outstanding wages of workmen 75 lakhs, statutory employer contributions जो हमारा 30 lakhs है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स 2800 लाख है। मतलब इससे फीलिंग नहीं आ रही, केस स्टडी डाइजेस्ट में अपन ने कितने सारे क्वेश्चन इस तरीके से किए हैं, बस ये है कि वो उसमें चार्ट बना के गिवन था या टेबल फॉर्मेट में गिवन था, इसमें सीधा गिवन है जिसमें बैलेंस शीट गिवन होती थी। और इस सेक्शन नंबर 53 के बारे में कहीं ना कुछ पक्का बात करेगा, देख लेना, ठीक है। उसके बाद रिसीवेबल्स फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स 225 लाख का, जिसमें से 50% रियलाइज नहीं होंगे तो 225 का 50% अपन ले लेंगे जब भी अगर ऐसा कुछ होगा तो, ठीक है। बैंक बैलेंस हमारा 22.5 लाख का है, वो तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। तो ये कुछ एसेट्स हैं। एसेट्स अगर हम देखें तो ये 3 हमारे वो लोग हैं जो ये 3 वो हैं जिसको हम चार्ट में डाल के वहाँ पर लिख सकते हैं एसेट्स, और ये ऊपर वाले हमारे जो हैं सारे के सारे लाइबिलिटीज़ हैं यहाँ तक, और वो हमें पे करने हैं लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पेज 12 था, अब आते हैं पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 कहाँ है, हाँ यहाँ है, ठीक है। पेज नंबर 13 क्या कहता है, द IRP ऑल्सो रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन दैट MCL अ कंपनी रजिस्टर्ड इन जर्मनी पर्सुएंट टू एन एग्रीमेंट एंटर्ड विद DMPL एंड सप्लाइड स्पेयर्स टू DMPL फॉर एन अमाउंट ऑफ €5 lakhs, that is ₹400 lakhs through though this claim is not disputed by DMPL, the same was not recorded in the books of accounts of DMPL inadvertently। अच्छा, ये पैसे जर्मनी के एक बंदे से उसने कुछ सामान मंगवाया था लेकिन उसने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, ओके। Since the amount was not paid by DMPL even after several reminders, MCL filed an application under IBC 2016. However, this application was rejected by the adjudicating authority since as per the agreement between MCL and DMPL, any dispute between the parties are to be decided by the court of Germany, okay। DMPL in its agreement with the distributors specified that the distributors be necessarily required to purchase spares for 2 models of cars on a bundled basis। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ नेचर बता रहा है। कहता है DMPL ने अपने एग्रीमेंट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये बोला हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है नेसेसरीली रिक्वायर्ड है कि वो परचेज करें स्पेयर्स फॉर 2 मॉडल्स ऑफ द कार्स ऑन बंडल्ड बेसिस पे खरीदें। द सेल प्राइस जो है वो फिक्स्ड कर रखा है बेस्ड ऑन फेयर मार्केट वैल्यू या फिर म्यूचुअल डिस्कशन के बेसिस पे, ओके। तो यहाँ तो कॉम्पिटिशन एक्ट भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मुझे, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑन 14 April 2020, ACL, another supplier of DMPL, to whom DMPL owed ₹75 lakhs, also wanted to initiate CIRP against DMPL for non-payment of undisputed dues। मतलब सब मारना चाहते हैं DMPL को मिलके, ठीक है भाई। अब ऑब्वियसली पैसे नहीं दोगे तो मारेंगे ही। आगे बढ़ते हैं। Due to the aforesaid board meeting of SSTPL, the CFO also placed a revised draft agreement to be entered into with all the dealers after introduction of GST as the part of the same. The following clauses were proposed to be included. Okay, कौन कौन से डाले गए? Dealers are required to obtain specific approval of SSTPL prior to making change in the marketing model or technical developments to the prejudice of the customers. Okay. दूसरा, specify the geographical area where the dealers can market the cars. Okay. तीसरा, लिमिट द ऑपरेशंस ऑफ सर्विस सेंटर्स बाय स्पेसिफाइंग डीलर्स हु कैन ऑपरेट सर्विस सेंटर्स। अच्छा, बार ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर ऑफ कार्स एंड स्पेयर्स बिटवीन द डीलर्स। अच्छा, मैंडेट द फ्लोर प्राइस एट विच सर्विसेज में बी प्रोवाइडेड बाय द डीलर्स। मतलब ये पढ़ के तो हमें समझ आ रहा है कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन एक्ट की तरफ लेके जाएगा ये हमें, ठीक है। हायर प्राइसिंग ऑफ सब्सटीट्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओके। mandate the dealers to acquire a certain number of cars or of the base version when ordering high end variants, okay,
ठीक है भाई। लास्ट लाइन, द अग्रीमेंट एनविगेज्ड दैट नो सेल वुड बी मेड टू द डीलर्स हु डू नॉट कंप्लाई विद द अबव डायरेक्शन। मतलब जो ऊपर कंडीशंस गिवन है, नई कंडीशंस, वो अगर कोई बंदा नहीं मानता है तो उसको बंदे को डीलरशिप नहीं दी जाएगी ऑब्वियसली। The directors of the company felt that some of these clauses are not in compliance with the Competition Act। ठीक है भाई। तो भाई अब अगर हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के साथ। एमसीक्यू में सबसे पहला एमसीक्यू क्या पूछ रहा था, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ बैंक ए इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ डीएमपीएल अंडर आईबीसी 2016। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैंक ए का कितना शेयर है, ये पूछा है। तो बैंक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन कौन आते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं सिर्फ, ठीक है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का पार्ट बनते हैं क्या, ऑपरेशनल क्रेडिटर बनते हैं, नहीं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बनते हैं। तो अपन ने ऊपर बैलेंस शीट पढ़ी थी, आओ फटाफट से देख लेते हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन कौन से हैं। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर में अगर मैं देखता हूँ तो एक हमारे पास बैंक ए है जो फाइनेंशियल क्रेडिटर में आ रहा है, बैंक बी है जो फाइनेंशियल क्रेडिटर में आ रहा है, और तो ये हमारा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का पार्ट बन जाएगा। दूसरा, हाँ, तो इसमें हमारा एक लोन आ गया जो हमारा ले रखा है सन से मिस्टर एक्स से, लेकिन अगर रिलेटिव से ले रखा होता है तो रिलेटिव कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का पार्ट बनता है या नहीं बनता, आप सबको पता है नहीं बनता है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये इसने कन्वर्टेबल डेट्स को मतलब डेट्स वगैरह को कन्वर्ट किया होता है इक्विटी में, तो फिर भी वो रिलेटिव ना मान के फिर हम इसको इन्वॉल्व कर लेते। लेकिन अब यहाँ पर इसलिए पैसे ले रखे हैं तो सन से ले रखे हैं, रिलेटिव है तो ऑब्वियसली, लेकिन प्रमोटर है, इस बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जो भी हमारे रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है और इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा पेबल टू एसएसटीपीएल तो ऑपरेशनल क्रेडिट था, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वो क्या बनाता था, टीवी बनाता था, टीवी का ही पैसा था, टीवी मैन्युफैक्चरर था, वही बेचा होगा। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं वर्कमैन के, तो वो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर माने जाते हैं। स्टैट्यूटरी जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो भी हमारे क्या माने जाते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ही माने जाते हैं, ठीक है। तो अपन हमारे हिसाब से अब यहाँ पर ये दोनों हमारा है, तो 1500, क्योंकि बैंक ए का पूछा है, तो 1500 डिवाइड बाय 1500 प्लस 1050 है ना, 1050, तो 1500 प्लस 1050 डिवाइड बाय 1500, तो इसका आता है 58.82%, ठीक है, 58.82%। तो देखते हैं इसका आंसर 58.82% बी। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अभी जब इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बच्चे ने मुझसे डाउट भी पूछा था, ठीक है, डाउट कह लो या फिर डिस्कस करना चाह रहा था वो मेरे से, इसी पॉइंट पे करना चाहता था, इसीलिए स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे मैंने ध्यान दिया और देखा है उस पर जाके। तो आईसीआई ने आंसर 41.27 दे रखा है, और आईसीआई ने 41.27% कैसे दे रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आईसीआई ने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में सबको कंसिडर कर रखा है, मतलब मैं आपको बताऊँ 1500 लैक्स को भी ले रखा है, 1050 को भी ले रखा है, 75 को भी ले रखा है, 905 को भी ले रखा है, 75 को भी ले रखा है और 30 को भी ले रखा है। तो मतलब अगर 1500 प्लस 1050 प्लस 75 प्लस 905 प्लस 75 प्लस 30 दैट इज 3635 और ऊपर हमारा आता है 1500, ठीक है, 1500 इंटू 100, तो ये 41 इंटू 100, तो ये हमारा 41.27% आता है। तो ये हमारा आईसीआई ने इसको कंसिडर करते हुए ले रखा है। मेरे हिसाब से वो शायद गलत है, फिर भी क्योंकि मेरे हिसाब से तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही आने चाहिए। आप मेरे हिसाब से क्या, प्रोविजंस ही ये कहते हैं, मैंने अपने हिसाब थोड़ी लगाया कोई, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन आईसीआई ने ये वाला आंसर दे रखा है। तो आपको क्या लगता है उसके बारे में जरूर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार से आंसर निकलना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 58.2% कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया, और 41.27% आईसीआई ने कैसे लिया उसके बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3.2 पे। आउट ऑफ द बिलो आइडेंटिफाई हु इज द रिलेटेड पार्टी ऑफ डीएमपीएल। रिलेटेड पार्टी कौन होगी डीएमपीएल की, ये बताना है, ठीक है। तो कहता है मिस्टर ए जिसने 15% होल्ड कर रखे हैं डीएमपीएल में। दूसरा, इंडिग्नस प्राइवेट लिमिटेड हु हैज़ वन कॉमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद नो शेयर होल्डिंग विद डीएमपीएल। और तीसरा, मिस्टर एक्स हु ऑल्दो नॉट एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ डीएमपीएल इज क्लोज टू द प्रमोटर एंड अटेंड्स बोर्ड मीटिंग टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड प्रोविजन। तो ये हमारा जो होगा रिलेटेड पार्टी माना जाएगा अंडर आईबीसी 2016, क्योंकि ये हमारा जो है बोर्ड मीटिंग को डायरेक्शंस दे रहा है। तो यहाँ पर आपको रिलेटिव की डेफिनेशन में जाना है, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में जाना है आईबीसी के तहत जो गिवन है, और उसके तहत आप जवाब दे सकते हो। वैसे नहीं भी दोगे, वहाँ पर नहीं भी जाओगे तो डायरेक्टली आपको इसका आंसर पता चल सकता है। तो क्योंकि वो बोर्ड मीटिंग पूरी की पूरी चला रहा है तो इस केस में डायरेक्शंस दे रहा है, तो इस केस में जो है हमारा ये रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। 3.3
डज द, वैसे भी एक बात बताऊं, जब आपको चार में से, चारों ऑप्शन में से कोई भी, मतलब ये इस वाले को ले लो या वैसे भी ले लो, अगर आपको चारों में से चारों ही ठीक लग रहे हैं तो जो हमारा सबसे बेस्ट आंसर होता है हमें हमेशा एमसीक्यू में वो मार्क करना चाहिए। आईसीआई हमेशा वही आंसर चुनेगा जो सबसे बेस्ट इंटरप्रिटेशन दे रहा होगा या सबसे सही आंसर दे रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3.3 डज द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय डीएमपीएल विद इट्स डिस्ट्रीब्यूटर कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। बताओ भाई, जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था इन्होंने जीएसटी आने के बाद, क्या वो एडवर्स इफेक्ट डाल रहा था? बिल्कुल, वो टाई इन एग्रीमेंट्स थे सारे कि लेना है तो ये लेना ही पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो हमारा जो है एडवर्स इफेक्ट डाल रहा था कंपटीशन के ऊपर। वो तो ऊपर ही अपने को पता चल गया था कि ये टाई इन एग्रीमेंट के जो है नज़रिए का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4th पे। The plan of SSTPL to consider a higher cost of substitutable goods and services for the dealers is covered under which of the below factors? जो substitutable goods के लिए हायर कॉस्ट का बोला था वो प्लान, वो किस पार्ट में कवर है ये पूछ रहा है वो, कि किस चीज़ के बारे में कवर है। तो आपने जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पढ़ा था तो SSTPL क्या कर रहा था? SSTPL 200 मैन्युफैक्चरर्स था और अच्छी खासी डोमिनेंसी है उसकी मार्केट में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बोल सकते हैं कि हम हायर कॉस्ट ऑफ जो है हम हायर कंसिडर करेंगे हायर कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डीलर्स जो कवर्ड है अंडर द बिलो फैक्टर्स अंडर द, मतलब सीधी सीधी बात जो यहाँ वाला ये वाला पॉइंट था ना हमारा अपना, ये वाला यहाँ लिखा है ना, जब अपन ने स्टार्ट किया था यहीं पर हमने कहीं पढ़ा, जो वो हायर प्राइस ले रहा था सब्स्टिट्यूटेबल के लिए। तो ये देखो ये रहा हायर प्राइसिंग ऑफ सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, हायर प्राइसिंग करना। ठीक है, तो ये हमारा अब्यूज़ कर रहा है अपनी डोमिनेंट पोजीशन को। ठीक है, अपनी डोमिनेंसी को अब्यूज़ कर रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 3.5 क्या कहता है? 3.5 क्या कहता है? कहता है कैन ACL फाइल और इनिशिएट कह लो CIRP अगेंस्ट DMPL अंडर IBC 2016। क्या ACL इनिशिएट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अमाउंट जो है उसका, जो अमाउंट था उसका, अगर आप देखोगे अमाउंट जो है उसका मिनिमम अमाउंट जो डिफ़ॉल्ट का है 1 करोड़ से उससे कम है, जो सेक्शन नंबर 4 में बोला गया है। तो ACL कौन था? मैंने ऊपर जब आपको बताया था तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ACL का अमाउंट कितना है? 75 लाख है, तो वो 1 करोड़ से कम है और अब अमाउंट 1 करोड़ कर दिया गया है, तो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं 3.6 पे। फर्स्ट क्वेश्चन, एडवाइज द IRP विद रिगार्ड टू द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग द एप्लीकेशन मेड बाय MCL अंडर द प्रोविजंस ऑफ IBC 2016। अब बताओ, MCL ने जो एप्लीकेशन फाइल करी है उसके बिहाफ पे आपसे आंसर पूछ रहा है कि क्या वो सही है या गलत है, उसके बारे में आपको जवाब देना है। ठीक है, उसके अलावा IBC के तहत जो एप्लीकेशन फाइल करी गई है वो सही है या गलत है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा गलती करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला पार्ट। और मैं बताऊं आपको, थर्ड क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसे मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आए होंगे इस अटेम्प्ट में, ऑब्वियसली यार। बाकी के क्वेश्चंस अपन ने देखे ना अभी पीछे 3 क्या थे? कुछ भी नहीं थे, और इसमें ICAI अटपटा कर रहा है कुछ, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बच्चे छोड़ के गए होंगे। और इसके अंदर एडवाइस करना है IRP को कि अप्रोप्रिएटनेस को लेकर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग द एप्लीकेशन जो MCL ने फाइल करी है अंडर द प्रोविजंस ऑफ IBC 2016। MCL ने जो एप्लीकेशन फाइल करी है उसके बारे में आपको यहाँ पर जवाब देना है। तो MCL ने कौन सी एप्लीकेशन फाइल करी थी? MCL का याद है आपको? ये रहा जर्मनी वाला। तो यहाँ पर आपको याद है IBC में अपन प्रोविजंस पढ़ते हैं, तो वहाँ पर सेक्शन नंबर 235 ऑफ IBC 2016 हमारा है, जहाँ पर हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ जब हमारा ट्रीटी वगैरह होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जो होती है वो उसके साथ जो हमारे ट्रीटी वगैरह होते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके बारे में भी प्रोविजंस हमारे एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका यही वाला प्रोविजन जो होगा वो अप्लाई कर जाएगा और वो वाला प्रोविजन आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, कि जो हमारा ऑफकोर्स इन दिस केस ऑल्सो, मतलब वही क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जैसा अपन मामला में पढ़ते हैं वैसे सेम यहाँ पर IBC के लिए भी सेक्शन नंबर 235 ऑफ द IBC में लिखा हुआ है एज इट इज। पूरा का पूरा सेक्शन 235 आपको यहाँ पर चेपना था और यहाँ पर जवाब देना था। और इसका कंक्लूजन अकॉर्डिंगली यही हो जाएगा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो रिजेक्शन किया है एप्लीकेशन का IBC 2016 के तहत वो ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि एज पर सेक्शन नंबर 235 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जब एप्लीकेशन मिलती है और वो एविडेंस से सेटिस्फाई होता है कि हाँ उस बंदे के साथ गलत हुआ है और उस बंदे ने जो पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो किया है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजी है वहाँ के कोर्ट में, सेम है जैसा मामला में था ना वैसे ही सेम IBC में भी है। ठीक है, कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा वो बंदा और फिर
फिर वहाँ का कोर्ट जो है यहाँ पर अथॉरिटीज़ को बोलेगा कि उस बंदे के साथ गलत हुआ है और उसके साथ हमारा ट्रीटी साइन है, तो उसके साथ आपको उसके लिए भी काम करो। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सेक्शन 235 चेपना और लास्ट में कंक्लूजन में लिख देना है कि अगर उसने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है, कोर्ट के थ्रू आया है, सब कुछ करा, सेक्शन 235 की पूर्तता करी है, तो एप्लीकेशन उसकी एक्सेप्ट होनी चाहिए। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने गलत किया एप्लीकेशन रिजेक्ट करके। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीवेबल बाय एसएसटीपीएल फ्रॉम डीएमपीएल बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन द केस स्टडी एज पर सेक्शन नंबर 53 ऑफ द आईबीसी। भाई देखो, अब यहाँ पर मैंने बोला ही था सेक्शन 53 से रिलेटेड कुछ ना कुछ पक्का ही होगा, तो आपको यहाँ पर अब पूरा का पूरा बताना है कि कितना पैसा एसएसटीपीएल को और मिलेगा डीएमपीएल से। तो भाई सिंपल सी बात है, आते हैं फटाफट से देखते हैं और वहाँ पर चलते हैं बैलेंस शीट पे और फिर उसके बाद इसका जवाब देते हैं। तो आप एक चीज़ बताओ, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि कितना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। पेपर में आपको क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन नंबर 53 पे जाना है और पूरा का पूरा चेप देना है और उसके बाद आपको लिखना है कि इसके हिसाब से आपका होगा कितना पैसा आपको रियलाइज़ होगा। सबसे पहले तो आपको ये बताओ, ठीक है, 2800, तो आपके पास कितना पैसा पड़ा है, सबसे पहले तो ये लिखो 2800 प्लस उसके अलावा और कोई पैसा 225 का 50% जो हमारा आता है 112.5, ठीक है जी। उसके अलावा 22.5 जो हमारा बैंक का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो टोटल अगर हम पैसा देखें तो मेरे पास 2935 रुपीज़ पड़े हुए हैं, ठीक है, लैक्स पड़े हुए हैं, कुछ भी कह लो। तो 2935 मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, 2935 मेरे पास पड़े हुए हैं। सबसे पहले हम क्या देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में कुछ भी लिखा हुआ कि 24 मंथ्स है या 12 मंथ्स है, क्या है, तो हम पूरा का पूरा 24 मंथ्स मान के इसमें से 75 माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम वर्कमैन कंपनसेशन माइनस करेंगे जो कि 75 लाख होगा। तो इसके बाद हमारे पास पैसा कितना बचेगा, 2860 लाख बच जाएगा। 2860 लाख बचने के बाद हम किसका पैसा देंगे, जो भी हमारे ड्यूज़ वगैरह होते हैं वो सारे पे करेंगे, ठीक है, जो भी हमारे ड्यूज़ होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होती हैं वो सारी पे करेंगे, ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के डेट्स पूरे करेंगे। ये सारे पैसे पे करने के लिए हमारे पास कितना टोटल मिला जुला के कितना आता है, 2625 आता है, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, बैंक का पैसा दे दिया हमने, बैंक का पैसा कितना है 2625, तो 2625 बैंक का पैसा दे देने के बाद हमारे पास बैंक्स का पैसा देने के बाद पैसा बचा 235 रुपीज़ में से 235 लैक्स में से आपको स्टैट्यूटरी ड्यूज़ माइनस करने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के ड्यूज़ बाद में माइनस होते हैं। तो गवर्नमेंट के ड्यूज़ कितने माइनस होंगे, जल्दी बोलो, 30 लाख माइनस हो गए। अब 30 लाख के बाद आपके पास लास्ट में अल्टीमेटली पैसा कितना बचा, 205 लाख रुपए बचे। अब 205 लाख में से आपको किसको देने हैं, एसएसटीपीएल को भी पैसा देना है और उसके बाद एसीएल जो बचा हुआ है उसको भी पैसा देना है। तो एसएसटीपीएल का कितना है 9, तो जितना भी पैसा होगा उसके हिसाब से आपको देना है और प्रोपोर्शनेटली बांट के। तो आपके पास लास्ट में बैलेंस जो बचा हुआ है 205 लाख बचा हुआ है, जो किसके बीच में बच जाएगा, बिटवीन एसएसटीपीएल एंड एसीएल प्रोपोर्शनेटली, दैट्स इट। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बीच में आपस में बढ़ जाएगा ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेक्शन 53 आपके पास सामने खुला होगा बुक में, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी केस स्टडी डाइजेस्ट के टाइम पे भी मैंने एक ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसका थर्ड का कुछ बच गया क्या, और भी कुछ बच गया तो भाई देख ले, जान ले ली इस क्वेश्चन है ना। इवेल्युएट द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट proposed to be entered into by SSTPL with the dealers based as per the provisions of Competition Act 2002। कह रहा है आपको evaluate करना है terms of the agreement proposed to be entered into by SSTPL with the dealers based on the, तो ये horizontal agreements में आ जाएगा, horizontal anti competitive agreement, horizontal anti competitive agreements में आ जाएगा। इसमें आपका सेक्शन नंबर 3 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 पूरा का पूरा आपको चेप के लिख देना है, ठीक है। जो आपके एक मत पे एक उस पे काम कर रहे होते हैं उसे हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा वही लिख देना है, क्योंकि इसके अंदर टाई इन एग्रीमेंट्स है, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो आपको सेक्शन नंबर 3 पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मैंने अभी देखा जो हमारा फोर्थ केस स्टडी है, बहुत ही छोटी केस स्टडी है और बहुत ही आसान केस स्टडी में से एक है, एक पेज की केस स्टडी है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं इसके बारे में आपसे कोई भी वो पर्टिकुलर चीज़ डिस्कस कर लूँगा। ऑब्वियसली हमारी 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन चुकी है और हमें एक क्वेश्चन तो छोड़ना ही होता है, तो एक क्वेश्चन के लिए माफ़ी आप मुझे भी दे दीजिएगा। और बहुत ही छोटी केस स्टडी छोड़ी है और डिस्कस करने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी है, 1 पेज में भी पूरी नहीं आ रही, तो मुझे लगा ईजी सी केस स्टडी है, कोई भी आराम से आप इसको जवाब दे सकते हैं। फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर MCQ में या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में केस स्टडी नंबर 4 में अगर आपको कोई डाउट होता है या आप डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको मज़ा आया होगा, और अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को अगर आप तक नहीं किया है तो। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा यूट्यूबर टाइप बोलने लगूँ, बट अच्छा नहीं पता नहीं, मज़ा नहीं आता अपने को, ठीक है। बट जो भी है और अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीनेशन करवाइए जब भी आपको मौका मिलता है। और
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर और पेपर की मैं डिस्कशन डालूं तो उसके बारे में भी ज़रूर डालिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर जब मुझे टाइम मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। टिल देन केस स्टडी डाइजेस्ट आपके लिए आती रहेंगी। दैट्स इट, बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।